हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब में हम काफ़ी कुछ चीज़ें देख चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट में नीड और डेयर देखा था पिछले लास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, नीड और डेयर को हमने देखा था कि इनको सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। सेमी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है कि जब इनका प्रयोग नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में होता है तो ये मॉडल वर्ब का काम करते हैं। आगे हम देखेंगे फ्रेंड कि यदि नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाए, है ना, बट मतलब अभी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमने देखा कि इनको मॉडल वर्ब के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अगर इनको अफर्मेटिव में लिखा जाए तो क्या अंतर आता है। फ्रेंड, जब नीड और डेयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो फिर ये मॉडल वर्ब का काम नहीं करते, बल्कि मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का काम करते हैं। फिर इनका प्रयोग मेन वर्ब यानी कि जैसे बाकी दूसरी वर्ब होती हैं, प्ले, ईट, ठीक है ना, गो, इस तरह की जो वर्ब होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, उसी तरह से नीड और डेयर का प्रयोग करते हैं। तो इसको फ्रेंड आसान भाषा में समझने के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि यदि अफर्मेटिव में नीड और डेयर आ रहा है तो हमको दो चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना। नीड और डेयर को यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में लिख रहे हैं तो हमको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला तो यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इसमें एस जोड़ दिया जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जोड़ते, यानी कि नीड की जगह फिर हम नीड्स लिखते, ऐसे डेयर की जगह डेयर्स लिखा जाता है। जैसे प्ले की जगह प्लेज लिखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्योंकि ये मुख्य क्रिया बन जाएगी, है ना, और फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के रूप में जो टेंस हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा और फिर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम चलेंगे। जैसे उसमें हम सब्जेक्ट एक वचन होता है तो एस लगा देते हैं, जैसे प्ले का प्लेज हो जाता है, गो का गोज हो जाता है, ईट का ईट्स हो जाता है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड, यदि नीड या डेयर आ रहा है और उसके बाद कोई एक और वर्ब आ रही है तो उसे ध्यान रखिए, हमेशा 2+V1 के रूप में लिखेंगे। नीड और डेयर के अलावा इसके बाद जो दूसरी वर्ब आएगी ये 2+V1 के रूप में लिखना है। अगर ये दो पॉइंट आपने याद कर लिए तो कभी भी आपका नीड और डेयर वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल से मैं इस चीज को क्लियर करता हूं आपको। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही नीड गो होम नाउ, तो इसमें आप देखें तो ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो हमको देखना है कि सेंटेंस का प्रकार क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये वाला। अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो मैंने आपको कहा कि दो चीजें हमको देखना। पहला कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो हमको नीड या डेयर जो भी आ रहा है इसमें एस जोड़ना है। जैसे आप यहाँ देखें तो ही क्या है, एक वचन है, तो हमको क्या करना है, नीड में एस जोड़ना। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रेंड यदि इसके बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो उसे हमेशा हमको 2+V1 के रूप में लिखना। जैसे यहाँ आप देखें तो नीड के बाद एक और वर्ब आ रही है, गो, तो हमको क्या करना है, इस वर्ब के पहले 2 लगाना है। बस ये दो पॉइंट याद रखना हमको। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो नीड या डेयर में एस लग जाएगा। यदि इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो उसके पहले 2 आना चाहिए, तो सही सेंटेंस होगा, ही नीड्स टू गो होम नाउ। हिंदी में इसका अर्थ होगा उसे अब घर जाने की आवश्यकता है, उसे अब घर जाने की जरूरत है, इस तरह से भी कह सकते। दूसरा सेंटेंस देखें फ्रेंड, वी नीड अर्न मनी, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला पॉइंट हमको देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या नहीं है, तो वी जो है बहुवचन है।
तो यानी कि यहाँ वर्ब में एस नहीं आएगा, नीड में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन नहीं है। दूसरा पॉइंट कि अगर दूसरी वर्ब आएगी तो उसके पहले टू लगाएंगे। तो दूसरी वर्ब आ रही है अर्न, तो यहाँ पे हमको केवल इसके पहले टू जोड़ना है। वी नीड टू अर्न मनी, हमें पैसा कमाने की जरूरत है। द गवर्नमेंट नीड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, सरकार को सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है। सरकार को सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है। ये तो सेंटेंस का अर्थ हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहला पॉइंट ये देखना है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है, गवर्नमेंट सिंगुलर नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन है लेकिन सिंगुलर है, क्या करेंगे, नीड में एस जोड़ देंगे। दूसरा वर्ब आ रही है तो वर्ब के पहले टू लगाना है, तो प्रोवाइड भी वर्ब होती है, तो प्रोवाइड के पहले हम टू लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। हिंदी में अर्थ होगा सरकार को सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सी नीड सम वाटर, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या करेंगे, वर्ब में एस लगा देंगे, यानी नीड जो है इसमें एस लगा देंगे। इसके बाद आप देखिए तो सम वाटर, यानी कि कोई दूसरी वर्ब नहीं आ रही है ना, दूसरी वर्ब नहीं आ रही है तो फिर टू लगाने की भी जरूरत नहीं है, केवल एस लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सी नीड्स सम वाटर, उसे थोड़े से पानी की जरूरत है। अगला देखिए फ्रेंड, मनीष नीड वर्क इन द फैक्ट्री। मनीष एक वचन है, एक व्यक्ति, तो नीड में एस लगा देंगे। वर्क है ना, काम करने की वर्ब है तो इसके पहले हम टू भी लगा देंगे। बस इतना चीज आपको याद रखना है। सब्जेक्ट एक वचन है तो नीड या डेयर में एस लगा दीजिए, दूसरी वर्ब आ रही है तो उसके पहले टू लगा दीजिए, तो सही सेंटेंस रहेगा मनीष नीड्स टू वर्क इन द फैक्ट्री। मनीष को फैक्ट्री में काम करने की जरूरत है। पीपुल नीड प्योर वाटर, लोगों को शुद्ध पीने के पानी की जरूरत है। लोगों को शुद्ध पानी की जरूरत है, ये तो हो गया अर्थ। सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन ये जो सब्जेक्ट है पीपुल, इसे फ्रेंड बहुवचन माना जाता है, ये प्लूरल नाउन है, बहुवचन नाउन। बहुवचन नाउन है, इसका मतलब नीड में एस नहीं आएगा, उसके बाद कोई दूसरी वर्ब भी नहीं आ रही, ये नाउन है तो टू भी नहीं आएगा। ये सेंटेंस जैसा लिखा है वैसा ही सही है। सेंटेंस फिलहाल जो लिखा है यही सही है। पीपुल नीड प्योर वाटर, लोगों को शुद्ध पानी की जरूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें फ्रेंड, द टीचर नीड टीच स्टूडेंट्स रेगुलरली, यानी शिक्षक को छात्रों को रेगुलरली नियमित रूप से पढ़ाने की जरूरत है। टीचर देखिए एक वचन है, एक वचन है तो क्या करेंगे, नीड में एस लगा देंगे। इसके बाद वर्ब आ रही है एक और, तो इसके पहले हम टू लगा देंगे। बस इतना सा काम करना है तो सेंटेंस सही हो जाएगा। टीचर नीड्स टू टीच स्टूडेंट्स रेगुलरली, शिक्षक को छात्रों को नियमित रूप से पढ़ाने की जरूरत है। द कंपनी नीड रिक्रूट सम न्यू एम्प्लॉइज, कंपनी देखिए एक वचन है, एस लगा देंगे। रिक्रूट वर्ब है, रिक्रूट मतलब होता है भर्ती करना। जब कोई वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप देखेंगे उसकी हेडिंग लिखी रहती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी होता है भर्ती, रिक्रूट जो है वर्ब होती है। बस दो काम करना है हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन है तो इनमें एस जोड़ना, अगर इनके बाद कोई वर्ब आ रही है तो उसके पहले टू लगाना है, अगर वर्ब नहीं आ रही है तो टू नहीं लगाना। द ड्राइवर नीड्स टू ड्राइव द कार स्लोली, ड्राइवर को
कार धीरे चलाने की जरूरत है। तो फ्रेंड, जो नियम हमने नीड के लिए देखे वो सारे नियम डेयर पे भी लागू होते हैं। यानी डेयर को भी जब आप अफर्मेटिव में लिखेंगे तो वही करना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो इसमें एस लगेगा। यदि इसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो उसके पहले टू आना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, डेयर का, ही डेयर्स टू लिव अलोन। देखिए ही एक वचन है इसलिए यहाँ पे एस आ रहा है। इसके बाद एक और वर्ब आ रही है इसलिए इसके पहले टू आ रहा है। तो ये सही तरीका है लिखने का। अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह से लिखना चाहिए, ही डेयर्स टू लिव अलोन, यानी उसमें अकेले रहने की हिम्मत है। विशाल डेयर्स टू टॉक टू द बॉस। देखिए विशाल एक वचन है, एस लगा दिया। दूसरी वर्ब आ रही है तो टू लगा दिया। विशाल में बॉस से बात करने की हिम्मत है। टू अपोज द गवर्नमेंट। देखिए टू प्लस वी वन, और डेयर में एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि पीपुल जो है ये बहुवचन नाउन है ना, बहुवचन नाउन है, तो फिर हम डेयर या नीड इनमें एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर जो वर्ब आ रही है इसके बाद तो इसके पहले टू लगाएंगे। लोगों में सरकार का विरोध करने की हिम्मत है। लोगों में सरकार का विरोध करने की हिम्मत है। वी डेयर टू गो ऑन स्ट्राइक। हम में हड़ताल पर जाने की हिम्मत है ना। वी बहुवचन है देखिए इसलिए डेयर में एस नहीं आया। लेकिन इसके बाद वर्ब आ रही है गो तो इसके पहले टू लगाएंगे। द पुलिस डेयर टू अरेस्ट एनीवन। पुलिस भी फ्रेंड बहुवचन नाउन होती है इसलिए आप देखें तो डेयर में एस नहीं आ रहा। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आ रही है इसमें टू जरूर लगाएंगे इसके पहले, है ना। पुलिस में किसी को भी गिरफ्तार करने की हिम्मत है। ही डेयर्स टू फाइल द केस अगेंस्ट द मिनिस्टर। देखिए ही एक वचन है इसलिए डेयर में एस लगा रहा है। इसके बाद वर्ब आ रही है फाइल। फाइल करना, केस फाइल करना मतलब केस दर्ज कराना। तो टू प्लस वी वन लिखेंगे। उसमें मंत्री के विरुद्ध केस दर्ज कराने की हिम्मत है। उसमें मंत्री के विरुद्ध केस दर्ज कराने की हिम्मत। फ्रेंड सिंपल सा ये फंडा अगर आप याद रखेंगे कभी भी नीड और डेयर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह के वीडियो को आप बार बार देखें क्योंकि एक बार देखने में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए। इनको आप चाहें तो किताब से और इनके उदाहरण देख सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट आए तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड अभी तक हमने जो सारे मॉडल वर्ब्स को एक बार देख लिया है, जिनमें हमने शुरुआत करी थी कैन से, उसके बाद मे, फिर माइट, कुड, शुड, ऑट टू, ठीक है ना। फिर उसके बाद मस्ट, वुड, यूज्ड टू, ठीक है ना। और उसके बाद नीड और डेयर। जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं ये सारे हम एक बार देख चुके हैं। इनका मेन मेन प्रयोग क्या क्या होता है ये भी देख चुके हैं। अब इनसे जुड़ी हुई और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब को बहुत तरीके से पूछा जाता है, बहुत तरीके से लिखा जाता है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, मे माइट। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि चाहे मे हो चाहे माइट हो, इन दोनों का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। वैसे मे का पास्ट होता है माइट, लेकिन मैंने आपको माइट जब कराया तब ये बताया था कि इन दोनों को ही हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं। अब हम जो देख रहे हैं आप देखेंगे ये एक टेबल है जिसमें एक साइड मे माइट लिखा है और एक साइड मस्ट लिखा है। तो यहाँ पे ये हम तुलना क्यों कर रहे हैं कि मे और माइट जो है इन दोनों का प्रयोग हम अनिश्चित संभावना को बताने के लिए करते हैं।
फ्रेंड, ये मे और माइट जो है, इनका प्रयोग करते हैं हम अनिश्चित संभावना बताने के लिए। देखिए, संभावना दो तरह से हो सकती है। एक संभावना अनिश्चित है, जैसे कि सपोज करें कि थोड़े बहुत बादल हो रहे हैं आसमान में, और हमको लगा कि यार थोड़े बहुत बादल हैं तो हो सकता है कि पानी गिरे, हो सकता है कि वो घर पर हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो सकता है कि ट्रेन लेट आए, ठीक है ना, शायद लेट आए, शायद वह आज शादी में जाए ना, इस तरह से हम बोल रहे हैं। यानी कि शायद वह शादी में जाए, इसका मतलब है कि शायद नहीं भी जाए। शायद आज बारिश हो, इसका मतलब है कि हो सकता है कि नहीं भी हो। यानी संभावना जो है अनिश्चित है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन कभी कभी हम निश्चित संभावना की बात करते हैं। निश्चित संभावना का मतलब, जब कोई चीज की संभावना तो है, लेकिन आप श्योर हैं कि वो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए समझें कि जैसे आपका भाई है, वो रोज 1 बजे स्कूल से लौट के आता है और आते ही साथ घंटी बजाता है 3 बार। आप 1 बजे कुछ काम कर रहे हैं और 3 बार घंटी बजी, तो आप कहते हैं निश्चित रूप से वही होगा। अब आपने दरवाजा खोल के देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि डेली ऐसा होता है, देखते हैं ना, हम बोलचाल में भी ऐसे कहते हैं, अरे निश्चित रूप से वही होगा, निश्चित रूप से उसका ही फोन आया होगा। किसी का फोन आने वाला होता है, आप इंतजार कर रहे होते हैं, और उसी में 5 मिनट बाद घंटी बजी, तो हम कहते हैं अरे नहीं, निश्चित रूप से उसी का फोन होगा। तो संभावना है लेकिन निश्चित है। आपकी माता जी रोज माने कि 8 बजे रात को या 9 बजे, 8 से 9 के बीच खाना बनाती हैं। आप किसी और जगह बैठे और किसी ने पूछा कि भाई आपकी माता जी कहाँ हैं, तो आपने कहा वो निश्चित रूप से घर पर होंगी, निश्चित रूप से खाना बना रही होंगी, क्योंकि इसी टाइम रोज बनाती हैं। तो संभावना है लेकिन उसमें निश्चितता है, सर्टेनिटी है। अनिश्चित संभावना के लिए हम मे या माइट लगाते हैं, निश्चित संभावना के लिए हम मस्ट लगाते हैं। और इसका बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा सेंटेंस लिखने पढ़ने में आते हैं। आजकल एग्जाम्स में भी इनको कई बार पूछा जाता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही मे बी एट होम नाउ, इसका मतलब है शायद वह अभी घर पर हो, शायद वह अभी घर पर हो। किसी के बारे में आपसे पूछा गया कि भाई वो कहाँ है, जैसे आपका मित्र कहाँ है, आपने कहा हो सकता है कि वो घर पे हो। आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आपने कहा यार हो सकता है कि अभी ऑफिस में हो सकता है कि वो दुकान पर हो। यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। शी मे बी एंग्री विद यू, हो सकता है कि वो आपसे क्रोधित हो, शायद वह आपसे क्रोधित हो। यानी कि जैसे आपने किसी को कुछ बोल दिया, तो मैंने कहा यार हो सकता है कि वो गुस्सा हो गई हो, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी हुई हो। संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि आपने, जैसे आप घर से काफ़ी दूर हैं, जैसे सपोज करें कि आपका घर इंदौर में है और आप दिल्ली में, लेकिन जब आप आए थे उस समय आपकी माताजी की तबीयत खराब थी। आपसे जब आप दिल्ली में हैं किसी के घर पे, जैसे सपोज करें कि रिश्तेदार के आए और उन्होंने पूछा कि आपकी माताजी कहाँ हैं, कैसी हैं, तो आपने कहा कि शायद वह बीमार हो, शी माइट बी इल, ठीक है ना, क्योंकि जब आप आए थे तब वो बीमार थी, लेकिन हो सकता है वो ठीक हो गई हो। तो आपको पता नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो सकता है कि नहीं भी हो, ठीक हो गई हो। द बॉस माइट बी इन अ हरी, जब आप ऑफिस में थे और बॉस कहीं जा रहे थे, तो आपने कहा यार शायद बॉस जल्दी में, शायद बॉस जल्दी में हो। यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम इसी चीज को मस्ट से देखते हैं।
ही मस्ट बी एट होम नाउ एज इट इज संडे। आपका कोई फ्रेंड है जो किसी, सपोज करें किसी बैंक में या किसी कंपनी में या किसी भी दफ्तर में काम करता, तो संडे के दिन आपने, जैसे 11 बजे के टाइम है, दिन का टाइम है, और आपने पूछा कि आपका फ्रेंड कहाँ होगा अभी, तो आपने कहा वो निश्चित रूप से घर पर होगा। आज तो संडे है, आज कहाँ जाएगा, रोज तो ऑफिस जाता है या किसी काम से जाता है, आज संडे को वो कहीं नहीं जाता, वो निश्चित रूप से अभी घर पर ही होगा, लेकिन निश्चित संभावना। और इसका रीजन भी मैंने आगे शो किया है, क्योंकि संडे, रविवार है, कहीं नहीं जाता, तो संभावना यहाँ पे भी है फ्रेंड, निश्चित संभावना है। लेकिन संभावना इसलिए क्योंकि आपने देखा थोड़ी है जाके घर पे कि वो वाकई में घर पे है। हो सकता है संडे है लेकिन फिर भी वो कहीं घूमने चला गया हो, इसलिए पॉसिबिलिटी तो है। ये भी पॉसिबिलिटी ऐसी है जो हो सकता है कि ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी है जो 99% तक सही हो सकती है। तो ये एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मे आ रहा है या माइट आ रहा है तो संभावना अनिश्चित है, यानी 50-50 चांसेस है। अगर मस्ट आ रहा है तो ये मान के चलिए 90 से 99% वो संभावना सही होगी। संभावना तो है लेकिन निश्चित है। एक और उदाहरण देखें, सी मस्ट बी एंग्री विद यू फॉर यू ब्रोक हर मोबाइल। वह निश्चित रूप से आपसे क्रोधित होगी क्योंकि आपने उसका मोबाइल तोड़ दिया। आपने गलती से, जैसे अपनी बहन का या किसी आपकी फ्रेंड का या बॉस का या साथ में काम करने वाला कोई है, उसका मोबाइल गलती से तोड़ दिया, अपन कहते हैं निश्चित रूप से गुस्सा होगी, आपने मोबाइल तोड़ दिया उसका, वह निश्चित रूप से आपसे गुस्सा होगी। मदर मस्ट बी इल सिंस शी डिडंट ईट एनीथिंग टुडे। माँ निश्चित रूप से बीमार होगी क्योंकि आज उसने कुछ भी नहीं खाया। आज पूरा दिन हो गया और माँ ने कुछ नहीं खाया, तो अपन क्या बोलते हैं, निश्चित रूप से उनकी तबीयत खराब होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुबह से कुछ ना खाएं। द बॉस मस्ट बी इन अ हरी। बॉस निश्चित रूप से जल्दबाजी में होगा क्योंकि उसे आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग अटेंड करना है, हैज टू अटेंड, यानी करना है, मजबूरी है, कोई चारा नहीं, निश्चित रूप से जल्दबाजी में होगा। ऐसे सैकड़ों सेंटेंस फ्रेंड्स लिखे बोले जाते हैं, एरर्स में आते हैं, पैसेज में लिखे रहते हैं, तो ये हमको अर्थ निकालना आना बहुत ज़रूरी है कि अगर मे या माइट लिखा है तो कैसे अर्थ निकलेगा, और मस्ट लिखा है तो फिर कैसे अर्थ निकलेगा। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब्स को ज़्यादातर आप देखेंगे तो किताबों में इतना ही लिखा होता है, लेकिन ये बहुत ही अधूरी जानकारी है, ये बहुत बेसिक जानकारी है जो स्कूल लेवल पे इतना चल जाता है। लेकिन यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी छोटा बड़ा कोई सा भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अभी तक हमने जितना भी मॉडल वर्ब को पढ़ा है ये इंडेफिनाइट टेंस के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 टेंस होते हैं, ठीक है ना, 4 टेंस होते हैं। एक होता है इंडेफिनाइट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंस होते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ये सारा जो है इंडेफिनाइट टेंस के हिसाब से, तो पहला वाला इंडेफिनाइट टेंस, इसको पहचान भी सकते हैं आप। देखिए जितने भी मॉडल वर्ब हमने पढ़े हैं अभी तक, इन सभी में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखिए कैन है तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, और कुड है तो पास्ट इंडेफिनाइट है, लेकिन है वो इंडेफिनाइट। मे है तो प्रेजेंट, और माइट है तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में वो इंडेफिनाइट टेंस। इसी तरह से बाकी सारे भी हैं, यानी कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा या पास्ट इंडेफिनाइट होगा या फ्यूचर इंडेफिनाइट भी हो सकता है। जैसे वुड का प्रयोग करते हैं, विल का पास्ट रहता है लेकिन होता तो फ्यूचर ही है, ठीक है ना।
पास्ट का फ्यूचर होता है तो विल की जगह वुड लिखते हैं। किसी भी कंडीशन में आप देखें तो ये सारे जितना अभी तक हमने पढ़ा है ये सारा इंडेफिनाइट टेंस के हिसाब से। तो अब आपको ये समझना है कि इतने से काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी तीन अभी बाकी हैं। मॉडल वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं, परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। अगर आपने इतना ही पढ़ा है जितना कि अभी तक हमने करा है तो आप सोचिए कि चार में से केवल एक ही पढ़ा है अभी, तो बाकी तीन भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं आएंगे तो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूअस में कहीं हमको लिखा हुआ मिलता है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सही है या गलत है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे अब मॉडल वर्ब के। पहला हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में मॉडल वर्ब को कैसे लिखा जाता है। अधिकांश मेरा अनुभव है फ्रेंड्स कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है, इसके आगे उनको पता ही नहीं होता कि कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। बहुत सी किताबों में भी ये कमी है कि उनमें बस इतना ही दिया रहता है जितना अभी पढ़ा है अपन ने, यानी कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये लिखा ही नहीं होता, या इतना छोटा सा लिखा होता है कि वो बच्चे के दिमाग में बैठता ही नहीं। आइए देखते हैं कंटिन्यूअस में इनको कैसे लिखा जाता है। तो जनरली हम सारे मॉडल्स वर्ब को लिख सकते हैं, सारे मॉडल वर्ब को आप कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो केवल ये तीन का ही ज़्यादा प्रयोग होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, मे और माइट अनिश्चित संभावना, और मस्ट निश्चित संभावना। जैसे मे और माइट को करते हैं ऐसे शुड और ऑट टू को भी किया जाता है, लेकिन उतना कॉमन नहीं है इनका प्रयोग। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो मे, माइट और मस्ट इन तीनों का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्रेंड इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि जब मॉडल वर्ब को आप कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमेशा सब्जेक्ट आता है। मॉडल वर्ब एक सहायक क्रिया है, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद पहले आती है सहायक क्रिया। अब बदलता क्या है, तो अभी तक हमने देखा था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें क्या करना है, मॉडल वर्ब में बी और जोड़ना है अलग से, और कंटिन्यूअस की पहचान ही होती है V1 प्लस ING, यानी अब जो मुख्य क्रिया आएगी वो V1 प्लस ING आएगी। तो जैसे मे है तो मे बी लिखा जाए, जैसे मे बी लिविंग, मे बी प्लेइंग, ठीक है ना, मस्ट बी प्लेइंग, माइट बी प्लेइंग, शुड बी प्लेइंग, ऑट टू बी प्लेइंग, इस तरह से लिखा जाए। उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंड, ही मे बी लिविंग इन अमेरिका नाउ, वह अभी शायद अमेरिका में रह रहा हो, ठीक है, रहा हो, यहां पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपका कोई फ्रेंड था और 10 साल पहले उसकी नौकरी लग गई थी अमेरिका में, तो वो अमेरिका चला गया। अब आज की बात करें, कोई तीसरा आपका फ्रेंड मिला और उसने पूछा कि आपका वो फ्रेंड जो अमेरिका नौकरी लगी थी अभी कहाँ होगा, तो आपने कहा कि शायद वह अभी अमेरिका में रह रहा होगा, शायद वह अभी अमेरिका में रह रहा हो। इसका मतलब क्या है, एक तो कंटिन्यूअस है, रह रहा है, लेकिन ये संभावना है, पता नहीं है हमको, यहाँ से तो अमेरिका गया था 10 साल पहले, हो सकता है अमेरिका से कहीं और चला गया हो। तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में बता। देखिए अकेला में लगाएंगे तो अर्थ अलग निकलेगा। जैसे अपन कहें कि इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है शायद आज पानी गिरे, हो सकता है कि पानी गिरे, गिरे, गिरे मतलब गिरेगा, अभी नहीं गिरा है, पॉसिबिलिटी तो फ्यूचर की होती है ना। लेकिन इसकी जगह हम कहें कि यदि शायद अभी दिल्ली में पानी गिर रहा हो, गिर रहा हो, शायद वह घर पर सो रहा हो। आपने पूछा कि आपका फ्रेंड कहाँ है, तो मैंने कहा कि हो सकता है वो घर पर सो रहा हो।
हो सकता है कि वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा हो सकता है कि माँ घर पर खाना बना रही हो, शायद पिताजी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है ना। हो रहा होगा, पॉसिबिलिटी रहा होगा, इस तरह से अर्थ निकलता है। शी मे बी मेकिंग फूड एट होम, शायद वह घर पर खाना बना रही हो, बना रही हो। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी बहन घर पर है। मैंने पूछा कि भाई आपकी सिस्टर कहाँ है, तो आपने कहा हो सकता है कि वो घर पर खाना बना रही हो, बना रही हो। आपने देखा नहीं है, लेकिन आप एक संभावना जता रहे हैं कि इस टाइम वो खाना बनाती है, तो हो सकता है कि बना रही हो। इसको ध्यान से समझिए, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज में आता है, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। दे माइट बी वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट, आप कहीं से आने वाले थे वापस अपने शहर में, एयरपोर्ट पर, और आपको लेने के लिए किसी को भेजा गया था, ठीक है ना। जैसे सपोज करें आपके फ्रेंड्स से आपने, आपके पिताजी ने कहा कि आपका, मेरा पुत्र आ रहा है और आपका, आप जाइए ले आइए एयरपोर्ट से, लेकिन आपको वो मिले नहीं और आप घर पे ही आ गए। आपने घर आके पूछा कि वो कहाँ है, मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं। तो आपके पिताजी ने कहा कि हो सकता है कि वो एयरपोर्ट पर आपका इंतजार कर रहे हों। आप तो यहाँ आ गए, वो इंतजार ही कर रहे होंगे। हो सकता है कि इंतजार कर रहे हो सकता है कि नहीं कर रहे हो, चले गए हो। तो बहुत आसान है, बस एक बार दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि लिखा कैसे जाता है और अर्थ कैसे निकाला जाता है। कंटिन्यूअस में मॉडल वर्ब जब भी आएगा तो इसमें बी और जुड़ जाएगा, मे बी, माइट बी, शुड बी, ऑट टू बी, मस्ट बी, कैन भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कैन नहीं लिख सकते, कुड हो सकता है, सबको लिख सकते हैं। और इसके बाद V1 प्लस ING, ये दोनों चीज आना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। फादर माइट बी स्लीपिंग एट प्रेजेंट, पिताजी अभी शायद सो रहे हों, पिताजी अभी शायद सो रहे होंगे। चिल्ड्रन मे बी हैविंग लंच एट दिस मोमेंट, बच्चे संभवतः इस समय भोजन कर रहे हों। जैसे सपोज करें कि स्कूल में 10:30 पर लंच होता है, तो 10:30 बजे और मैंने कहा अभी, तो बच्चे हो सकता है कि लंच कर रहे होंगे। पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में है पॉसिबिलिटी। द पुलिस माइट बी सर्चिंग द कल्प्रिट इन द वुड्स, वुड्स यानी होता है जंगल। पुलिस संभवतः जंगल में अपराधी की तलाश कर रही हो, कर रही हो। पुलिस संभवतः जंगल में अपराधी की तलाश कर रही हो। अब देखिए मस्ट आ जाएगा तो यही संभावना निश्चित हो जाती है ना। जैसे ही मस्ट बी वेटिंग फॉर द गेस्ट, वह निश्चित रूप से मेहमानों का इंतजार कर रहा होगा, कर रहा होगा। वह निश्चित रूप से मेहमानों का इंतजार कर रहा होगा। शी मस्ट बी प्रिपेयरिंग लंच फॉर अस, वह निश्चित रूप से हमारे लिए भोजन तैयार कर रही होगी, वह निश्चित रूप से हमारे लिए भोजन तैयार कर रही होगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, माय चाइल्ड मस्ट बी स्टडिंग एट होम नाउ, मेरा बच्चा अभी, ना, मेरा बच्चा अभी निश्चित रूप से घर पर पढ़ाई कर रहा होगा। आपका पुत्र है और अपन माने कि रोज 8 से 10 बजे तक शाम को या रात को पढ़ाई करता है। किसी ने जब उसके बारे में पूछा कि कहाँ है आपका पुत्र, तो मैंने कहा कि वह निश्चित रूप से घर पर अभी पढ़ रहा होगा। इस टाइम पढ़ता है, डेली पढ़ता है। वह निश्चित रूप से अभी घर पर पढ़ रहा होगा। दे मस्ट बी ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द जेल, वे निश्चित रूप से जेल से भागने की कोशिश कर रहे होंगे।
वे निश्चित रूप से जेल से भागने की कोशिश कर रहे होंगे। शब्दों पे ध्यान दीजिए, अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए। ये सीखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि पैसे जब आप करेंगे, कहीं पे ये लिखा है, कहीं एरर में लिखा है, कहीं भी लिखा है, तो हमको बिल्कुल सटीक अर्थ निकालना जरूर आना चाहिए। जिस दिन आप अर्थ निकालना सटीकता से सीख गए, यानी बिल्कुल सटीक जो लिखा है बस वही का वही, आप समझिए कि आपको फिर कोई पराजित नहीं कर सकता। आप निश्चित रूप से परीक्षा पास करेंगे, कोई नहीं रोक सकता फिर आप। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब को परफेक्ट टेंस में कैसे लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब जो है, इनको हम चारों टेंस में लिख सकते हैं। सबसे पहला अभी तक का जो हमने देखा था इंडेफिनाइट, इसके बाद हमने देखा कंटिन्यूअस में कैसे लिखते हैं, मे बी लिविंग, है ना, मस्ट बी गोइंग, माइट बी स्लीपिंग, ये हो गया कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि परफेक्ट टेंस में मॉडल वर्ब को कैसे लिखा जाता है। फ्रेंड, परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर ये होता है कि मॉडल वर्ब जितनी भी हैं, ये सारी मॉडल वर्ब को लिखा जा सकता है। इनमें क्या करना है, बस हैव जोड़ना है। और परफेक्ट का मतलब ही होता है कि थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। परफेक्ट टेंस कहीं भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। आप देखेंगे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बस उसी से आप याद रख सकते हैं। मॉडल वर्ब में हैव जुड़ जाएगा, जैसे कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव, नीड नॉट हैव, सारी मॉडल वर्ब को हैव लगा के लिखा जाता है। और हैव जब भी आएगा तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बस इतना याद रखना है। सारी मॉडल वर्ब को लिखा जाता है फ्रेंड्स। उदाहरण देखें, जैसे ही मे हैव स्टोलन द गुड्स फ्रॉम द शॉप। मे हैव, पहला सेंटेंस देखिए फ्रेंड, ही मे हैव स्टोलन द गुड्स फ्रॉम द शॉप। देखिए मे में हैव लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। अधिकांश रूप से आप देखें तो मॉडल वर्ब में जब हैव जोड़ देते हैं, यानी कि परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो ये काल्पनिक बात हो जाती है, इमेजिनरी सेंटेंस हो जाते हैं। ये काल्पनिक बात प्रेजेंट की भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कोई घोटाला हो गया और ऐसी संभावना जताई जा रही कि ये फलाना मंत्री इसमें शामिल है, तो आप देखें न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि निश्चित रूप से ये मंत्री इस घोटाले में शामिल रहा होगा, निश्चित रूप से इस अधिकारी ने रिश्वत ली होगी, निश्चित रूप से डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी होगी, कर चुके होंगे, देखिए चुका होगा, कर दिया होगा, चला गया हो गया, सो गया होगा, इस तरह से अर्थ निकलता है ज़्यादातर। चाहे मे लगाएं चाहे माइट लगाएं, हो चुका होगा, चला गया होगा, ये काल्पनिक बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ इसका अर्थ निकलेगा कि उसने संभवतः दुकान से सामान चुरा लिया होगा, उसने संभवतः दुकान से सामान चुरा लिया होगा, चुरा चुका होगा, वह दुकान से माल चुरा चुका होगा। Dacoits may have killed the man, जैसे अपन मान के चले कि डाकू किसी व्यक्ति को उठा करके ले गए थे और बहुत दिन हो गए और पता ही नहीं चल रहा उसका, संभावना जताते ना, डाकुओं ने संभवतः उसकी हत्या कर दी होगी, कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो अर्थ पे ध्यान दीजिए, अर्थ कैसे निकलना। डाकुओं ने निश्चित रूप से, डाकुओं ने संभवतः आदमी की हत्या कर दी हो, कर चुके हों, कर चुके होंगे, किसी भी तरह से बोल सकते। शी माइट हैव लॉस्ट हर वे, लॉस्ट द वे का मतलब होता है फ्रेंड रास्ता भूल जाना। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि हो सकता है कि वह रास्ता भूल गई हो,
वह संभवतः रास्ता भूल चुकी होगी, भूल गई होगी। आकाश माइट हैव कॉट इन चीटिंग इन द एग्जाम। संभवतः आकाश को परीक्षा में चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया हो। संभवतः आकाश ने एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ लिया हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, शी मस्ट हैव फॉरगॉटन द कीज इन द ऑफिस। वह निश्चित रूप से ऑफिस में चाबियां भूल गई होगी। देखिए मस्ट आ रहा है यानी निश्चित संभावना की बात कर। मे या माइट आता है तो अनिश्चित संभावना की बात करते हैं। जैसे अभी कह रहे थे कि हो सकता है कि डाकुओं ने आदमी की हत्या कर दी हो सकता है कि डाकू आदमी की हत्या कर चुके हों, शायद कर चुके हों, यानी शायद नहीं भी हुआ हो ऐसा। लेकिन मस्ट आता है तो निश्चित संभावना हो जाती है। वह निश्चित रूप से ऑफिस में चाबियां भूल गई होगी। दे मस्ट हैव किल्ड द वुमेन ड्यूरिंग द रॉबरी। उन्होंने निश्चित रूप से डकैती के दौरान महिला की हत्या कर दी होगी। उन्होंने निश्चित रूप से डकैती के दौरान महिला की हत्या कर दी होगी, कर चुके होंगे। द हंटर्स मस्ट हैव किल्ड द टाइगर। शिकारियों ने निश्चित रूप से बाघ की हत्या कर दी होगी। ठीक है ना। तो मैं आपको बार बार अर्थ पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिखना तो आसान हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लेकिन लिखे हुए को पढ़ना मुश्किल होता है और यही नहीं आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको कहा कि अर्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थ निकालना सीख गए तो आपने आधी जंग जीत ली, आधी से भी ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शी मस्ट हैव ड्रिवन द कार ड्रंक। उसने निश्चित रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाई होगी। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कार से जा रहा था और ठोक दिया। ठीक है ना। वैसे अपन मानते हैं कि भाई कोई जैसे खास तौर से कोई महिला है तो बहुत संभाल के गाड़ी चलाती है, लेकिन आपको कोई घटना हुई और रात को हुई और सुबह पता चला कि ऐसा हो गया, तो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि वो निश्चित रूप से शराब पीकर गाड़ी चला रही होगी या चला रहा होगा। निश्चित संभावना। द पायलट मस्ट हैव कमिटेड एनी मिस्टेक। किसी हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो लिखा रहता है कि निश्चित रूप से पायलट ने कोई गलती की होगी। निश्चित रूप से पायलट ने गलती की होगी। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब को चारों टेंस में लिखा जाता है और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से परफेक्ट कंटिन्यूअस को आजकल बहुत पूछा जाता है सभी एग्जाम्स। लिखना तो आसान है लेकिन इनका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है। यानी कि मेरा जो अनुभव है अभी तक का, अधिकांश स्टूडेंट्स लिख तो लेते हैं, समझ भी जाते हैं कि कौन सा टेंस, लेकिन उसका सटीकता से अर्थ नहीं निकाल पाते। यही मैं चाहता हूं कि आप सीखें। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो आपका जो अर्थ है बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जो लिखा है बस उतना ही पढ़ना है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमको एरर तुरंत समझ में आती कि यहाँ पे गलती है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि इसका अर्थ ही सही नहीं निकल रहा, तुरंत समझ में जाएगा कि ये गलत लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मॉडल वर्ब से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, इनकी कुछ एरर्स को भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।